नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी कांग्रेस की। कांग्रेस में मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी के अंदर बदलाव की मांग कर रहे थे। ऐसे में केरल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के विश्वास पात्र पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। चाको ने कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है। चाको का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब केरल में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। इधर गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कुछ दिन पहले जम्मू में इकट्ठा होकर पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, ये आप सब जानते हैं। तो क्या कांग्रेस में नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है और क्या पार्टी हाईकमान सिर्फ मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहा है? तो आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। कांग्रेस की करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पीसी चाको ने इस्तीफा देकर क्या कहा। In Kerala, very intelligent people, party is also very active there, but the party is functioning as two different parties. Two groups are there. Groupism is everywhere in India, but Kerala, the two groups are functioning as two parties. They are dividing all the seats, all the positions, all the office bearership, everything. So this has become a sickening scenario. Nobody who don't have an affiliation to the group can work in Kerala. Mrs. Gandhi and Rahul Gandhi and all these people, they are well aware, you know. पीसी चाको साहब ने छोड़ दी है पार्टी और उनका कहना है, जो आपने सुना अभी, कि पार्टी के अंदर कुछ भी सही नहीं है। तो आज चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब हमारे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला साहब, जो कि कांग्रेस के समर्थन में हैं, और शहजाद पूनावाला, आप बीजेपी का यहाँ पर रुख रखते हैं। इसके अलावा जो हमारे मेहमान हैं उसमें वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत तहसीन जी आपसे। कांग्रेस में मुश्किलें तो दिख रही थी, लेकिन आज चाको साहब ने इस्तीफा देके बताया कि मुश्किलें बहुत ज्यादा और बहुत गहरी हैं। अव्वल तो विपिन जी, चाको साहब ने रेजिग्नेशन दिया, मैं जानता था और मैं एक्चुअली कल ट्वीट ही करने वाला था कि आज इस तरह की कोई हरकत की जाएगी। और ये हरकतें पता है क्यों होती है? ये होती है ताकि इशू डाइवर्ट हो जाए कि वहाँ पर उत्तराखंड में बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया और उससे डाइवर्ट करते हम चाको जी पर डिस्कशन करें। मतलब मैं मीडिया को उस पर कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस मुल्क में मीडिया कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है, आप तो बेहद इंडिपेंडेंट हो, लेकिन मैं जानता था कि इस तरह की हरकत कल कुछ ना कुछ की जाएगी। दूसरी बात, वहां पर दूसरे मुख्यमंत्री सोनोवाल साहब कहते हैं अगर बीजेपी आसाम में चुनाव जीतेगी, इसका भरोसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री कंटिन्यू करूंगा कि नहीं, लेकिन चर्चा होती है चाको साहब पर। मुझे और कुछ चाको साहब पे नहीं कहना है, वरिष्ठ नेता थे, लेकिन जब वे दिल्ली के इंचार्ज थे, जिस पार्टी ने लगातार 3 बार हुकूमत की दिल्ली पर, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने, वो जीरो पर आ गई। और चाको साहब अपने रेजिग्नेशन में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि 2 फैक्शन है केरला में और राहुल जी दोनों फैक्शन की बात सुनते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता है, अपनी बात समाप्त करता हूं, कि मोदी जी की तरह ही होना चाहिए, अमित शाह जी की तरह। क्या, कैसे? आपको याद है वो विजुअल्स? अगर आप दिखाओगे नहीं, मैं जानता हूं मीडिया इंडिपेंडेंट है, लेकिन कह देता हूं, नड्डा जी जा रहे हाथ दिखाने को कार्यकर्ताओं को, और किस तरह से अमित शाह पकड़ते, धक्का मारते नड्डा जी को और आगे चले जाते, या अडवाणी जी से खड़े और मोदी जी उनकी तरफ नहीं दिखते। कभी कभी जो राहुल गांधी की अच्छाई है वो मुझे लगता है कभी कभी वो उनके लिए इस माहौल में लोगों को लगता है कि बहुत सॉफ्ट है वो, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है। नहीं तहसीन भाई, राहुल गांधी अच्छे या बुरे इंसान की बात नहीं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर जो मुश्किलें हैं, आपने उदाहरण दिया अभी दूसरे इस्तीफे का, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर अपने घर में आग लगी है तो हम पहले दूसरे का घर देखेंगे कि खुद का घर देखेंगे? नहीं, ये आग लगी या ये आग लगाई गई है, प्रश्न ये भी उठता है ना। चलिए जो भी है, मैं इससे भी आगे निकल जाता हूं कि चलिए लगाई गई है, लेकिन बुझाने का प्रयत्न तो आप इधर ही करेंगे ना, कि कहीं और जाके बुझाएंगे? तो साहब अब इसमें राहुल गांधी क्या प्रयत्न करे कि जो व्यक्ति रिजाइन कर रहा है वो कहता है कि वो दोनों फैक्शंस की बात सुन रहा है, और इससे ज्यादा क्या प्रयत्न करे राहुल गांधी कि इस मुल्क का जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो मुख्यमंत्री पर डिस्कशन नहीं कर रहा। सिटिंग मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया, उस पर डिस्कशन करने नहीं कर रहा है।
इस पर भी डिस्कशन नहीं कर रहा है कि अपर आसाम में स्थिति बदल गई है, कांग्रेस अपर आसाम जीत रही, जिससे सारा आसाम जीत रहा है। मुख्यमंत्री वहां पे कह रहे हैं, मुझे तहसीन भाई आपकी बात थोड़ी कम समझ में आ रही है। देखिए ठीक है, वो दो विषय हैं, मीडिया की इंडिपेंडेंस की बात अलग है, लेकिन अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं गंभीर टॉपिक है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की बहुत बड़ी दिक्कत है और वो बड़ी होती जा रही है। तो अभी कहां हम दूसरी बात कर रहे हैं, वो अलग विषय है, उस पर चर्चा होगी तो उस पर होगी। वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी है राहुल साहब की, वहां से 4-4 लोग छोड़ रहे हैं। एनीवे आता हूं आपके पास शहजाद भाई, मुझे बताइए, जो तहसीन साहब कह रहे हैं कि आप ये तो डिवीजन वाला खेल है, लेकिन क्या कांग्रेस की स्थिति अब बहुत खराब हो चली, हर तरफ से बगावत के सुर उठने लगे? देखिए, दिक्कत ऐसी है कि तहसीन भाई और जो प्रथम परिवार है, जो अपने आप को पार्टी समझने लगा है, पहले पार्टी परिवार हुआ करती थी, अब परिवार ही पार्टी बनकर रह चुकी है। और 4 बज गए हैं, पार्टी अब भी चालू है। 4 मतलब राहुल, सोनिया, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा। तो इन लोगों के हिसाब से अगर आप गुलामी से आज़ादी की ओर चलेंगे तो आप देश के और पार्टी के गद्दार बन जाएंगे, क्योंकि आपने परिवार से सवाल जवाब किया। आज क्या बोला है चाको साहब ने? चाको साहब ने कहा कि पार्टी में इंटरनल फैक्शनलिज्म बहुत होती है और इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब आंतरिक लोकतंत्र, जिसकी बुनियाद खड़ी करने के लिए राहुल गांधी पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं, वो पार्टी में छोड़कर पूरे देश भर में तो लोकतंत्र का नारा बुलंद करते हैं, पर पार्टी में कोई लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं है। और इसीलिए जब कैंडिडेट का भी चुनाव किया गया तो बिना पूछे स्टेट कमेटी से राय मशवरा भी नहीं किया गया और ऐसे ही टिकट देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अलावा फैक्शनलिज्म की बात की, अब फैक्शनलिज्म पर बात करते हैं। क्या चाको साहब को गाली देने से अच्छा तहसीन पूनावाला को यह नहीं बताना चाहिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम सिद्धू, हरियाणा में अशोक तंवर बनाम हुड्डा, राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत, असम में गोगोई बनाम शर्मा थे, फिर शर्मा तो हट गए, उसके बाद आज भी गोगोई बनाम रिपुन बोरा और कई सारे लोग लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया बनाम कमलनाथ बनाम दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र में अशोक चौहान बनाम पृथ्वीराज चौहान बनाम राजीव सातव। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या तो आपकी नेतृत्व की कमजोरी है, या तो आप जानबूझकर फैक्शंस, कबीलों में लड़ाई लड़ाते हैं और फिर आप उन पर नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा मुझे एक बात बता दीजिए, जो G23 लगातार कह रहा है या गुलाम नबी आजाद खासकर कह रहे हैं आंतरिक चुनाव नहीं होता। अब मैं आंतरिक चुनाव की बात करूंगा तो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है। अरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अगर सुधरना है, चुनाव जीतने हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की बात क्यों नहीं सुनती? और पिछले 30 सालों में मैं अगर आंकड़ा दूं तो कांग्रेस पार्टी में मात्र 2 अध्यक्ष है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और फिर से राहुल गांधी को वापस लाने के लिए यूथ कांग्रेस कह रही है उनको अपॉइंट कर दो। अरे भाई, परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ परिवार के नाम पर अपॉइंट कर दो। और भारतीय जनता पार्टी की तुलना करें तो 30 साल में उनके कम से कम 9 अध्यक्ष हुए हैं। तो एक तरीके से जो रिवाइवल होता है पार्टी का वो नए नेतृत्व में होता है। तो आज जो बातें चाको जी ने उठाई है उसमें कोई गलती नहीं पा सकते, इसलिए कभी एंकर पर सवाल, कभी मीडिया पर सवाल, कभी आप बोलेंगे बीजेपी पर सवाल, मोदी पर सवाल, ये तमाम लोगों पर सवाल उठाएंगे। पर ये जो इनकी एक बहुत पुरानी कहावत है, उम्र तहसीन यही गलती करता रहा। तो ठीक है, मैं तहसीन भाई हाथ उठा रहे, लेकिन तहसीन भाई अभी आता हूं, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करूं इसमें। अबे दुबे साहब, जो स्थिति है इस वक्त कांग्रेस की, G23 की बात कर ले, आज चाको साहब आप बाहर आए उसकी बात कर ले, क्या पार्टी के अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस हो गए? मतलब वो फ्रैक्शंस तो हमें पता है, कुछ नाम ले भी रहे थे अभी शहजाद, लेकिन अब वो फ्रैक्शन उभर के इस कदर सामने आ गए हैं कि अब ये पार्टी के अस्तित्व को खतरा है। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती जिसमें फ्रैक्शंस ना हो, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती जिसमें जम के गुटबाजी ना हो। भारतीय जनता पार्टी में भी जम के गुटबाजी है। जो पार्टियां बहुत ही सुसंगठित मानी जाती हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां, उनकी सेंट्रल कमेटी के अंदर फ्रैक्शंस होते हैं, उनकी पोलिट ब्यूरो के अंदर फ्रैक्शंस होते हैं। इसलिए पार्टियों की बात छोड़ ही दीजिए, पार्टियों में तो फ्रैक्शन होने के बहुत दूसरे कारण हैं। छोटे छोटे मामूली संगठन होते हैं, उनके अंदर भी गुटबाजी होती है। अब इस सब चीजों को नियंत्रित करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का होता है। केंद्रीय नेतृत्व के मुख्यतः 2 काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि वो पार्टी के लिए व्यापक रूप से एक नीति तय करें, और दूसरा काम ये होता है कि पार्टी के अंदर जो भी विवाद हो, उस विवाद में पंच फैसले का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखें और सक्रिय रूप से उस अधिकार का इस्तेमाल करें। मेरा मानना है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये दोनों ही काम ठीक से नहीं कर रहा है। न तो वो मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार पार्टी की नीति को ठीक से कैलिब्रेट कर पा रहा है, और न ही पार्टी के अंदर जब विवाद पैदा होते हैं तो उन विवादों के बीच में पंच फैसले का काम करता है। दूसरी, किसी भी पार्टी में अगर क्षेत्रीय नेतृत्व में या स्थानीय नेतृत्व के अंदर विवाद होता है
तो आलाकमान तुरंत सक्रिय होता है कि कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि जब इस क्षेत्रीय स्तर पर विवाद हुआ और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क किया तो केंद्रीय नेतृत्व ने सक्षमता नहीं दिखाई और उस विवाद को नहीं सुलझाया। इस चक्कर में कांग्रेस के बहुत से जो योग्य लोग थे जो पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकते थे वो पार्टी छोड़कर चले गए। अब स्थिति यह है कि इसके अंदर एक संकट का नया पहलू यह है कि जो लोग पार्टी का आला कमान यानी गांधी परिवार, व्यवहारिक रूप से गांधी परिवार ही पार्टी की आला कमान है, पार्टी की आला कमान के नजदीक थे यानी उनकी किचन कैबिनेट के सदस्य थे, वो लोग भी छोड़ने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अब पीसी चाको है, ये चीज और भी ज्यादा चिंताजनक है और मैं तो आश्चर्यचकित हूं और मेरे ऐसे सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का आला कमान ऐसा क्यों होने दे रहा है। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो उसको पार्टी को बाकायदा एक ठीक से कार्यकारी काम करने वाला अध्यक्ष देने से रोक रही हैं और ये कितना समय हो गया है। इसी तरीके से सारा मामला हवा में लटका हुआ है। कोई भी समस्या आती है, कोई भी विवाद होता है, उसका कोई हल ही नहीं होता, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं और उसका पूरी पार्टी के ऊपर पूरी पार्टी का जो उत्साह है, मनोबल है, वो बुरी तरीके से गिर जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है सर, मैं समझा आपकी बात कि ठीक है फ्रैक्शंस है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जिसका काम है इन फ्रैक्शंस को दूर करना, वहां पर जो है वो कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। आलोक जी, क्या इस कदर, क्योंकि आप लोग तो बहुत वरिष्ठ हैं और लंबे समय से इन पार्टियों को देख रहे हैं, क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो आज की स्थिति है इस तरह से लाचार, बेबस और कोई फैसला ना ले पाने वाला इस हालात में पहले कभी देखा है आपने? देखिए विपिन जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लाचार है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो इतना ताकतवर है कि दूसरे लोग अपने आप भाग रहे हैं। देखिए वो ये सोचते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, हम जो करना चाहते हैं करेंगे, जिसको रहना हो रहे, न रहना हो न रहे, देख लें अपना उनका कितना उनका बाहुबल उनमें है। मैं विपिन जी दो बातें जोड़ूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं कह करके। ये पीसी चाको 1980 में पहली बार एमएलए बने थे कांग्रेस, उसके पहले यूथ कांग्रेस में भी थे, जैसे कमलनाथ जी भी पहली बार 1980 में बने थे। ऐसे जो दिग्गज नेता रहे, उनको इसे दिग्गज कहेंगे आज के संदर्भ में, राहुल गांधी के नेतृत्व में या जो भी ऐसे नेतृत्व है। और इससे पहले एक और बात कहूँगा, संगठन की जहाँ तक बात है, देखिए मैं लगभग 71-72 से कवर करता रहा हूँ, पार्टी भी, पार्लियामेंट भी और दूसरे सब कवरे। तो मुझे आज भी याद आया जब आज सब बात आप कर रहे हैं, 77 में पराजय के बाद पहले ब्रह्मानंद रेड्डी बने अध्यक्ष, मावलंकर हाल में ही हुआ था और एक देवराज अरस बने। ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी तुरंत बन गई या उन्होंने अपने तो मेरा मतलब 2 साल बाद में 1980 के बाद तो सत्ता में आ गए। तो कांग्रेस में एक तरह से इतना चलने की, इतना ज़्यादा डेमोक्रेसी रहती थी और इंदिरा गांधी बाहर बने मावलंकर हाल में मैंने दृश्य देखे जब वो सामने बैठती थी पार्टी के कार्यक्रमों में और माइक पर लोग कहते थे बर्बाद कर दिया, क्या चीज़ बढ़ गया, ये भाव बढ़ गया, बेरोजगारी हो रही है। जिला स्तर के लोग आए हुए लोग, पीसीसी के लोग, ये डेमोक्रेसी मैं ऐसा मानता हूँ किसी भी पार्टी में। अब आप तहसीन भाई कह सकते हैं बीजेपी भी क्या है, मैं नहीं जानता बीजेपी। देखिए मैं तो इसलिए आप और हम क्यों डिस्कस, उनको थोड़ी नाराजगी भी है कि मीडिया क्यों नहीं उठा। मीडिया इसलिए कि हम और आप सोचते हैं कि देश में प्रतिपक्ष हो, इवन भाजपा का भी भला होगा, एक अच्छी ताकतवर कांग्रेस पार्टी रहे। क्यों इस तरह से लगातार कोई नेतृत्व, कोई दिशाहीनता है। जब वो मंत्री थे तब भी राहुल गांधी ने उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया, वो मनमोहन सिंह जाने, वो सोनिया जी जाने। भाई यदि वो युवा लोग कुछ काम करना चाहते थे, मैं जानता हूँ सबके नाम अभी नहीं लेना चाहता, जो पार्टी में कई लोग हैं, वो कहते थे हम काम करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा, हटवा देंगे। आज भी ये स्थिति है। सचिन पायलट चुप बैठ गए हैं, लेकिन उनको कितना निगलेक्ट किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना निगलेक्ट किया गया, चाको को जो 1980 से 40 साल से ऊपर हो गया, जो आदमी पार्टी में काम, दिल्ली में हारे, मैं मान रहा हूँ, तो दिल्ली राहुल गांधी तो अमेठी में हार गए, तो इसलिए उनको पार्टी छोड़ दे, क्या करेंगे वो। मतलब ये कोई तर्क है कि भाई आप दिल्ली में, वो सही गलती नेतृत्व की है। चाको जबरन थोड़ी दिल्ली के इंचार्ज बने, हमने बड़ी आलोचना की है, कोई पुराना रिकॉर्ड तहसीन भाई उठा लें, मैं कहता है चाको को उत्तर भारत में क्यों इंचार्ज बनाते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को उनको सही जिम्मेदारी दें। एक एंटनी की रिपोर्ट को जो हार पराजय की जो रिपोर्ट थी, आज तक कोई सर नहीं सामने रखी गई, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि लोग मोह भंग करके जा रहे हैं और ये कांग्रेस को, मीडिया को आलोचना करने के बजाय वो कहे कि हम ठीक कर रहे हैं, रोज एजेंडा गाली देने से नहीं एजेंडा होगा, पार्टी में घूमे। राइट।
तो सतीश जी कैसे समझे इसको कि जो एक्टिव प्रेसिडेंट है इस समय सोनिया जी, हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य के थोड़े इशू हैं और वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है। राहुल पहले भी छोड़ चुके थे, अब अगर आप दोबारा उन्हें बना भी दें तो बहुत सारे एक बड़े धड़े को उन पर विश्वास नहीं रह गया, और अगर इसी परिवार में ये घूमनी है लीडरशिप तो फिर आगे भी कांग्रेस का भविष्य कोई अच्छा नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी शुरू से ऐसे ही चलती आई है, और आलोक जी सही कह रहे हैं कि ये लोग चाहते नहीं है कि जो रहे या उनको मान मनोवल किया जाए। अभी वो बात सुन रहा हूं कि G23 को कम करने की कवायद चल रही है, लेकिन कितना चल रही मुझे नहीं मालूम। पीसी चाको का जहां तक सवाल है, मैं आपसे ये कहूं कि चाको केरला में शुरू से ही फैक्शन चलता रहा है, एंटनी फैक्शन, नयनार फैक्शन और ये क्या कहते हैं करुणाकरण फैक्शन, ये चलता रहा है। शायद मुझे लगता है चाको साहब, शायद बोल रहा हूं, कि जो वेणुगोपाल जी का जो कद बढ़ रहा है उससे कहीं कोई नाराजगी उनकी हुई है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। नई बात ये है कि जो कांग्रेस का राहुलीकरण हो रहा है, और ये जो सारे लोग जो उपजे हुए हैं वो दिल्ली दरबार से ही उपजे हुए हैं, उसमें कुछ मुझे लगता है परिवर्तन हो रहा है। क्या बात ऐसी है विपिन जी कि जो कांग्रेस से जो निकलता है वो शेर हो जाता है। फिर देखिए हिमांता शर्मा को असम में, आज ममता बनर्जी दहाड़ रही है बंगाल के अंदर। ये क्या है कि वो शेर बाहर तो हो जाते हैं, अंदर उनका मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये परिवर्तन की बात है। आज देखिए, आज के दिन बोल रहा हूं, हरियाणा में एक फैक्शन ही है हुड्डा का, पूरा समर्थन नहीं है कांग्रेस पार्टी में, उनको लोग सब लोग नेता नहीं मानते। आज वहां वो विश्वास मत ये नो कॉन्फिडेंस चल रहा है, जिसका नेतृत्व किसानों के आंदोलन का शुरुआत की थी कांग्रेस पार्टी ने, उसकी चर्चा के आगे न त्रिवेंद्र सिंह रावत का कोई वक्ता बोल रहे थे। आज ये चर्चा हो रही है कि एक और कांग्रेसी गया, तो गया। अभी मुझे लगता है एक टर्निंग प्रोसेस है, और अगर आमूलचूल परिवर्तन होता है तो शायद कांग्रेस वालों का भला हो जाए, लेकिन कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, इस वक्त मुझे नहीं लगता है कोई इसका फिक्र कर रहा है कांग्रेस पार्टी में। जी, तो तहसीन भाई, अब जो सतीश जी भी कह रहे हो, बाकी पैनलिस्ट ने भी बात की कि कांग्रेस में कुछ इस तरीके का मामला है कि कोई आता है तो जाए, जाता है तो जाए, लेकिन इतने बड़े बड़े नेता G23 की बात कर ले जिनसे हम कांग्रेस को पहचानते हैं, चाहे चाको साहब हों, और ऐसा भी नहीं है कि करीबी नहीं रहे, एक वक्त बहुत ज़्यादा करीबी भी रहे, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, लेकिन बावजूद उसके अगर इनमें असंतोष पनप रहा है और ये जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टॉप एंड पे भी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मैं एक लौटा स्पीकर हूं जो कांग्रेस या विपक्ष के पक्ष में बोल रहा हूं, बाकी जितने भी आपके सम्मानित पैनलिस्ट है वे मेरे विपरीत बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे समय मांगूंगा और उम्मीद करता हूं आप दोगे, क्योंकि मैं सब सवालों का जवाब दे दूं। बहुत सारी चीज़ों को मुझे क्लैरिफाई करना है। शहजाद ने कहा कि जो यहाँ पर फैक्शनलिज्म है, इसको देखकर देखिए इसे एनकरेज किया जाता है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी वर्सेस शिवराज सिंह चौहान जी को कौन एनकरेज करता है? हिमंता बिस्वा वर्सेस सोनोवाल जी को कौन एनकरेज करता है? एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। अभी बीजेपी के उदाहरण इस वाली डिबेट में तो ना दिए जाए, कुछ और डिबेट होती तो समझ आता है। यहाँ हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एज ए पार्टी बात कर रहे हैं, तो पहले उधर ही देखना है। बीजेपी में क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए। नहीं सर, मैं अपने सवालों का जवाब अपने हिसाब से दूंगा। आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपना सवाल हिसाब से देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं थोड़ी सी लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं सुनना है। व्हाट अबाउट री से क्या होगा? नहीं, आप कोशिश ना कीजिए, आपके दर्शकों को सच्चाई उनके सामने आने दीजिए। सच्चाई तो आप जो बोलेंगे मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं किस तरह से रोका जाता है दूंगा ना सर। आप तर्क दीजिए ना सर, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी दीजिए। बिल्कुल, आप तो अपनी बात रखेंगे, उससे मैं बिल्कुल नहीं, पर मैं अपना प्रश्न बीच में लेकर आया। बाकी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो आप बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे। जी सर, आपके दर्शकों को बताओ। अब एकनाथ खड़से, यहाँ पर चाको साहब से की बात हो रही है। एकनाथ खड़से बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता थे कि माना जाता था कि महाराष्ट्र में वो नंबर 2 है, फडणवीस जी के बाद मुख्यमंत्री के रेस में थे। आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो देखिए, ये जो चीजें फैक्शनलिज्म, पॉलिटिक्स में लड़ाई होगी, लोगों को आगे जाना है, ये चीज को हमें मानना होगा। आप इसीलिए तो राजनीति में हो। आप इसे अब गांधी परिवार पे दोष दोगे और कहेंगे कि मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है, तो ये तो नहीं चलेगा। तर्क दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, ये बात नहीं। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक सर मैंने कहा ही नहीं, आप अपने मन से बोल रहे हैं। नहीं, आपने नहीं कहा। आप तो बहुत इंडिपेंडेंट मीडिया है, लेकिन मीडिया जो कहती है, जिस तरह से कांग्रेस को एक
कांग्रेस के पर हावी होती है और बाकी चीजों को नॉर्मलाइज करती है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, अब आलोक जी ने कहा कि प्रतिपक्ष को मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल सही, विपक्ष को और भी विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। साहब लोकतंत्र है कहां इस मुल्क में आज बचा हुआ? आज लोकतंत्र इस मुल्क में कहां बचा हुआ है जब आप ही के मीडिया, साहब आप मीडिया में आप आज भी राहुल गांधी को दोष देते हो, हम मुख्यमंत्री रिजाइन हो गया तो मुझे कहते कि नहीं इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बीजेपी की बात अलग है। सर वो सिटिंग मुख्यमंत्री था, सिटिंग मुख्यमंत्री, उस पर डिबेट नहीं होती है, दर्शकों के पास बात नहीं जाती है। तो सर वो कल मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री कहते मैं पता नहीं मैं मुख्यमंत्री कंटिन्यू करूंगा कि नहीं, वो लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। लेकिन दोष हम राहुल गांधी पे डालेंगे, राहुल गांधी लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने दे रहे, जो व्यक्ति लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। तीसरी बात आता हूं मैं चाको साहब पर, मुझे उनसे कोई पर्सनल शिकवा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर चाको साहब इस चीज पर रिजाइन कर रहे हैं कि राहुल गांधी दोनों फैक्शंस की बात सुनते, एक फैक्शन को इग्नोर नहीं कर रहे, तो इसके आगे मैं क्या करूं? अब यही चाको साहब थे, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, लेकिन शीला जी जिनके बहुत करीब शहजाद थे, मैं था, शीला जी जब इनका देहांत हो गया उसके पहले कैसे पत्र उन्होंने लिखा था शीला जी को, कैसे पत्र लिखे थे उन्होंने शीला जी को। लेकिन मैं व्यक्तिगत इसे नहीं बनाना चाहता हूं, मैं अपनी बात यहां समाप्त करता हूं, बहुत छोटे में अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए मैं जानता हूं इस वक्त कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा है, मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता हूं। ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा है और एक व्यक्ति लगा हुआ है सारे देश में, उसका नाम है राहुल गांधी, कि वो पार्टी को मजबूत करे। प्रियंका जी अब उत्तर प्रदेश से निकलकर आसाम गई है और अब बहुत अच्छा चांस है कि केरल, आसाम और तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस माइनॉरिटी में होगी, मतलब छोटा दल होगा, लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसीलिए हम जानते हैं कि कुछ लोग इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे राहुल गांधी ट्रिप हो जाए। ये बात हमने 2019 के चुनाव में भी कुछ लोग, लेकिन कुछ हम लोग बात कहते अपनी बात तहसीन जी, कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं कुछ लोग हैं आपकी पार्टी के सबसे बड़े नाम हैं उनमें, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जैसे शहजाद ने कहा कि लोगों को आजाद होना चाहिए, गुलाम नहीं बनना चाहिए, मैं मानता हूं वो वक्त वो लोग आजाद क्यों नहीं थे कश्मीर से लड़ने को लोकसभा का चुनाव? महाराष्ट्र में राजीव गांधी की वेव में क्यों गए लड़ने को? कितने मुसलमान एमएलए बनाए उन्होंने, पूछता हूं, कितने अन्य एमएलए बनाए उन्होंने, पूछता हूं उनको। अरे मैं सवाल पूछता हूं, नहीं ठीक है, यहाँ पे तहसीन भाई कह रहे हैं कि वो दर्शकों के लिए बता रहे हैं, बात जाएगी तो एक मिनट शहजाद भाई, एक मिनट, तहसीन जी कह रहे हैं कि वो दर्शकों के लिए बता रहे हैं। आखिरी लाइन शायद दर्शकों को समझ में आई होगी कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस के हालात बहुत खराब है, उसके पहले वाली चीजें दर्शक भी एक समझ रखता है, रिलेवेंट नहीं है। सॉरी, आई एम सॉरी तहसीन भाई। शहजाद अगर आप मुझे एक लाइन और दे दे जी, अब नहीं, अब ये तो फिर ये CWC वाला हाल हो जाएगा कि एक ही परिवार के लोग बोलते हैं, बाकी सब मूक दर्शक बन के बैठे हैं। आप बोलिए शहजाद, आप बोलिए। ऐसा है कि देखिए बचपन से ही अब बोलूंगा ना, आप चुप रहेंगे तब तो बोलूंगा। देखिए बचपन से ही मैं इनका भुक्तभोगी रहा हूं। तहसीन पूनावाला को जब मेरी माँ बोलती थी कि तुम्हारी कमीज पर दाग है, हाँ नहीं सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, जब मेरी माँ इनको बोलती थी तुम्हारी कमीज पर दाग है, तो ये जाके बोलता था हाँ पर मेरी कमीज पर दाग है, पर देखिए बगल वाले की कमीज में तो छेद है, तो देखो उनका छेद देखिए, मेरा दाग क्यों देखते हैं? ये इनकी पुरानी आदत है। इनको जो टॉपिक बोला जाता है वो छोड़कर दूसरों के घर में क्या चल रहा है उसमें ताक झांक करने में इनकी ज्यादा दिलचस्पी बचपन से रही है, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए आज सवाल ये नहीं है चाको साहब क्या कह रहे हैं। चाको गलत इंसान, सबसे बुरा आदमी है देश का, दुनिया का, पर जो चाको कह रहा है वो सही है या गलत है? क्या पार्टी में चुनाव होते हैं? क्या पार्टी में अकाउंटेबिलिटी है? क्या पार्टी में निर्णय सामूहिक तरीके से होते हैं? क्या पार्टी में जो फैसले होते हैं नीति और नियत और नेता को लेकर, क्या उसमें क्या राय मशवरा किया जाता है? मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। अब पार्टी में एक इन्होंने बंगाल में इन्होंने गठबंधन किया है, एक इनको नया सेकुलरिज्म का पोस्टर बॉय मिला है, सिद्दीकी, पीरजादा सिद्दीकी। उस पर आनंद शर्मा ने कहा कि क्या हम अगर इनके साथ बैठ जाएंगे, अजमल के साथ गठबंधन बनाएंगे, साउथ में हम लोग एसडीपीआई के साथ मिल जाएंगे, यूनियन मुस्लिम लीग के साथ चले जाएंगे, तो हम कैसे सेकुलर हुए? तो क्या इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो वो पार्टी का गद्दार बन जाता है? अगर कोई ये कहता है कि 50 सालों से चुनाव नहीं हुए पार्टी के भीतर, तो बीजेपी में क्या हो रहा है उससे अच्छा ये बताइए ना। आप तो पार्टी में ये बताते हैं कि हम तो बड़े लोकतांत्रिक है, सहिष्णु हैं, तो कहां हुआ चुनाव? जहां तक मेरी भी बात थी, जब मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो अगले दिन मुझे यह घोषित कर दिया गया कि आप पार्टी के सदस्य ही नहीं है, जबकि मैं जनरल सेक्रेटरी था महाराष्ट्र का। तो ये तो असहिष्णुता की बात करते हैं।
पूरे देश में बोलते हैं कि हम अवार्ड वापस कर देंगे, देश में बोलते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया। आपको मीडिया को पाठ पढ़ा रहे थे कि मीडिया किस पर डिबेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। अरे भाई, कोई शहजाद पूनावाला, चाको या गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा सकता है? कोई ये पूछ सकता है कि 30 चुनाव हारने वाले व्यक्ति को क्यों आपने अमेठी में हारने वाले को वापस से अध्यक्ष बनाने की बात की है? क्या ये पूछ सकता है कि प्रियंका वाड्रा की क्या क्वालिफिकेशन थी, उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया? क्या क्वालिफिकेशन है, आज भी वो जनरल सेक्रेटरी है, और वो जब चुनाव नहीं जिता पाई उत्तर प्रदेश में तो उनको बदला नहीं जाना चाहिए? तो ये सारे सवाल अगर कोई पूछता है तो वो पार्टी का गद्दार कैसे बनता है? अगर मैं परिवार के जूते चप्पल ना उठाऊं तो मैं पार्टी का गद्दार? मतलब परिवार की पार्टी की परिभाषा, मतलब जो परिवार से है वही पार्टी। यही तो दिक्कत है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है जिसमें परफॉर्मेंस डज नॉट मैटर, केवल परिवार का नाम मैटर करता है। ठीक है, ठीक है आलोक जी, क्योंकि पूरी कांग्रेस को हम उसकी हिस्ट्री देखें तो वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द हमेशा से घूमी और एक नेतृत्व भी मिला है। मैं मना नहीं कर रहा कि नेतृत्व नहीं आया, वहां से चुनाव जीते हैं, सरकारें बनी हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बात मौजूदा हालात की है। क्या कांग्रेस खुद के ही हालात को देखना नहीं चाहती, खुद ही नजरअंदाज करना चाहती है? क्या उसने बीजेपी के आगे सरेंडर ही कर दिया है? जिस तरह की लीडरशिप वहां दिखती है, ना यहां कोई चुनौती देने वाला है और तो और घर नहीं संभल रहा। देखिए विपिन जी, मैं दो बातें समझ पा रहा हूँ। कई बार कांग्रेस के कुछ पुराने लोग ऐसा कहते हैं, और आज भी ये कई जगह धारणा होती है कि भाई देखिए और कौन है, ये नहीं दूसरा विकल्प है, जैसे मध्य प्रदेश था, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तो अपने आप ही शेर की गुफा में शिकार आ जाएगा। ये कांग्रेस की एक तो धारणा है, जिसकी वजह से सोचते हैं कि भाई सत्ता में तो आ ही जाएंगे, उस तरह से आ जाएंगे, चूँकि दूसरी पार्टी नहीं कर पा रही है। मैं कब कह रहा हूँ कि भाजपा भी विफल रही है। अभी बाल उनके मुख्यमंत्री, चूँकि डर लग रहा था कि वो पार्टी हार सकती है, तो उन्होंने अपना करेक्शन किया। तो इसलिए ये कहना कि भाई पार्टी में अच्छा वेणुगोपाल जी के लिए कही जा रही है, माफ़ कीजिएगा, वेणुगोपाल जी राहुल गांधी के बहुत करीबी हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनका कई लोगों से क्या टच रहा है, क्या लोगों से संपर्क रहा है, और जो लोग भी रहे, मनीष तिवारी रहे, वो क्यों निगलेक्ट किए गए। शशि थरूर देखिए साहब, शशि थरूर तो पैराशूटर है, मतलब ठीक है वो जीत के आ गए, पार्टी का नाम बैनर है, केरल में पुराना असर है, वरना शशि थरूर अब उनको महत्व देंगे, चाको की बात भी सुनना बंद कर देंगे राहुल गांधी जी, उनको जो सूट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी समस्या नेतृत्व की इस बात पर है कि वो उनसे कटे हुए, अपने वर्कर से भी कटे हुए हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, अपने नेताओं से भी कटे हुए हैं, जो अपने एमपीज हो सकते हैं, जो जैसे हैं, वो एक मीटिंग कर लिया, एक भाषण दे दिया, जैसे हम कहते हैं एक तरफा बोलना। मैंने नहीं समझता कि होता है कि दूसरे लोग जब जाते हैं तो राहुल गांधी की बात नहीं चली, पार्टी के वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन ये कहना कि दूसरों का कुछ दूसरे मोदी जी सुनते ही नहीं सुनते हमें नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी का तो जो लोग मिल के आते हैं वो कहते हैं साहब तमिलनाडु का भी, तमिलनाडु चुनाव है विपिन जी कुछ महीने पहले, तब तो अहमद भाई थे यहाँ पर, मतलब दुनिया में, और वहाँ तक संपर्क किया गया। एक सेक्रेटरी तमिलनाडु का मिलना चाहता था, 1 हफ्ते रहने के बाद वापस जाना पड़ा, राहुल गांधी ने समय नहीं दिया, वो खाली स्थिति बताने आया था पार्टी का। तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, वो लोग अब ठीक है, ये प्रियंका जी कोशिश करेंगी और राहुल जी कोशिश करेंगे, फिर से चमत्कार हो जाएगा, ये यदि उम्मीद करते हैं तो फिर पार्टी का वर्कर काम तो वर्कर करेगा ना। राहुल जी कहते हैं चुनाव होना चाहिए, लेकिन भाई चुनाव यूथ कांग्रेस में थोड़ा बहुत कराया था, झगड़े झंटे हुए, अपनी पसंद के वहाँ भी लोग रख लिए गए। हर पार्टी में ऐसा होता है कि जिन्होंने सदस्य बनाया वो बना लिया, लेकिन आज तक न आप अध्यक्ष तक देखिए राहुल जी कहते कि नहीं मैंने फलान, और मैं एक लाइन विपिन जी और कहे, ये कहना कि खाली गांधी परिवार का, मैं सत्येंद्र जी से भी थोड़ा असहमत इसलिए हूँ कि बड़वा वाला देवकांत बड़वा का छोड़िए इमरजेंसी पीरियड, उससे पहले जगजीवन राम अध्यक्ष रहे थे, ताजे इतिहास में, मैं नेहरू गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय में, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष रहे, नरसिंह राव बाद में अध्यक्ष बने पार्टी के। ये कहना कि गांधी परिवार ही अध्यक्ष था, ऐसा नहीं है। दूसरे लोगों के बनाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए कि दूसरा आदमी रहेगा लेकिन मेरी बात भी सुनेगा। बीजेपी में अध्यक्ष बार बार बदलते हैं तो मोदी जी ये नहीं सोचते था कि वो मेरी बात ही नहीं सुनेगा। दोनों के बीच तालमेल होगा, नड्डा हो, अमित शाह जी हो, और कोई भी, इसके पहले राजनाथ जी थे, जितने अध्यक्ष 10 उनके अध्यक्ष रहे हैं जो मैंने देखे, वो सब कुशाभाऊ ठाकरे, अटल जी के इतने मित्र थे, लेकिन कई चीज़ों में असहमत होते थे। आप आशा टीवी के मेरे इंटरव्यू में बाकायदा कुशाभाऊ ठाकरे ने अटल जी की सरकार की कुछ आलोचना भी की थी, तो उसमें क्या बुरी बात है। तो असहमत होना अलग बात है, पार्टी को मजबूत करना अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी तो और खाली यही कहते रहे कि मैं दो मालिक, दो दुनिया के पूंजीपति और 2 पार्टी और 2 सिंडिकेट, बस। तो ऐसे थोड़ी पार्टी में काम होता है। जी जी सतीश जी, एक चीज और जो देखने को मिलती है कि कांग्रेस के अंदर एक सोच का, एक कंसिस्टेंसी का,
एक प्लानिंग का अभाव। देखिए बड़े बड़े मुद्दे निकल गए हैं, किसान आंदोलन ले लीजिए और दूसरी चीजें, जहां कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी चीज थी, सरकार को बड़े लेवल पे घेरा जा सकता था, किसानों ने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन कांग्रेस की भूमिका छींटे मारने से ज्यादा नजर नहीं आई। तो कांग्रेस के आज राहुल गांधी का जो ताजा बयान है कि पहले गलती हो गई, हमने यंग चेहरों पर भरोसा किया, तो ना विजन दिखती है ना कंसिस्टेंसी दिखती है, सब कुछ गोलमाल लगता है। विपिन जी, मैं मानता हूं कि आजकल हम लोग सारे लोग विशेषज्ञ हो गए हैं कांग्रेस के मामले में। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे ये चिंता का कारण लगता है कि हम लोग इतना चिंतित क्यों है कांग्रेस को लेकर के। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, भाई चलाने दीजिए राहुल गांधी को, नहीं चला पा रहे हैं, हार रहे हैं, बार बार हारने दीजिए, आप दूसरे एक विपक्ष को बना लीजिए। लेकिन इतना चिंतित क्यों रहते हैं कांग्रेस के बारे में? इसके भी कहीं कोई कारण तो नहीं है, और है, ये भी मुझे मालूम है कि है। अब सवाल कंसिस्टेंसी का है, इनका कोई जमीन पे कोई काम नहीं होता है, कोई जो एक एजिटेशन का काम नहीं होता है। ऐसे हम पॉलिटिकल पार्टीज पे कमेंट कर सकते हैं, हमें चिंता की कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक ऑपोजिशन पार्टी का जो एक कर्तव्य है उसमें वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर देना, कमेंट दे देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ट्विटर लिख देना, इससे काम नहीं चलता है। बात यह है कि आप जमीन पर जब तक नहीं जाएंगे तब तक और जमीन पर कांग्रेस जाएगी, बस इतना ही है। नहीं, बहुत सुंदर जवाब है आपका कि जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे तो पार्टी जमीन पर आने के खतरे बढ़ते चले जाएंगे। दुबे साहब, जो इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्या आपको लगता है कि राहुल या तो एक सही मैसेज प्रोपोगेट नहीं कर रहे, सेल्फ गोल जैसी? सिंधिया और उनकी जो बात हुई, पहले उन्होंने कहा बैक बेंचर है, सिंधिया साहब उधर से बोलते हैं कि पहले ध्यान रख लिया होता, आप ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि युवा चेहरों पे थोड़ा विश्वास किया, गलती हो गई, तो फिर लीडरशिप की कोई भरोसा कैसे करेगा? देखिए, पीसी चाको का जो इस्तीफा है वो कांग्रेस के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि केरल में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। केरल के अगर आप चुनावी इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि इसमें एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठजोड़ जीतता है और दूसरी बार माकपा के नेतृत्व वाला गठजोड़ जीतता है। तो इस बार बारी कांग्रेस की है और वहां से जो खबरें आ रही हैं उससे भी लगता है कि कांग्रेस वहां चुनाव जीत सकती है। तो एक ऐसी पार्टी जो कि राज्य में चुनाव जीतने की संभावना इसकी प्रबल है, अगर वो भी वहां अपनी शक्तियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही तो इसका मतलब उस पार्टी में बहुत गंभीर गड़बड़ी है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो तो चाहेगी कांग्रेस रसातल में चली जाए, वो हर किस्म की साजिश करेगी, उस पार्टी के खिलाफ हर तरीके से परेशान करेगी, उसके नेताओं को बदनाम करेगी, राहुल गांधी को गैर गंभीर बताएगी, उनको पप्पू बताया जाएगा। ये सब तो भाजपा की तरफ से और भाजपा के प्रवक्ताओं की तरफ से किया ही जाएगा। इसलिए भाजपा के ऊपर आरोप लगाने से बात बनने वाली नहीं है। पूछने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी पार्टी के सुपरिभाषित रूप से अध्यक्ष नहीं है, उसके बावजूद भी वो एक डिफेक्टो किस्म के अध्यक्ष हैं। सवाल ये है कि वो डिजूरी अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते? वो कौन सी ताकतें हैं जो उनको डिजूरी अध्यक्ष बनने से रोके? उनको तो बार बार ये सवाल पूछता हूं। कांग्रेस के आला कमान को ये जवाब देना चाहिए, उन लोगों को जो आला कमान की पैरोकारी करते हैं उनको भी ये जवाब देना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी, इसका देश के कोने कोने में इसका संगठन है और जिसके पास आजादी के आंदोलन की इतनी बड़ी विरासत है, उस पार्टी के पास इतने लंबे अरसे तक एक सुपरिभाषित सुसंगठित किस्म का नेतृत्व और संगठन क्यों नहीं है? इस बात का जवाब क्यों नहीं देते भाई? पहले इस बात के बारे में बताइए ना सब लोगों को। जी बिल्कुल सीधा है, कांग्रेस के लिए बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें देने की जरूरत है। शहजाद, यहाँ पर आप बात कर रहे थे चुनाव की, आपका अपना अनुभव है और अब फिर कांग्रेस में चुनाव की बात हो रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर उस तरीके से निष्पक्ष चुनाव होता है जहां सच में चुनौती दी जा सकती है? क्योंकि अब बड़ा सवाल यही है, या फिर सीधे कहें कि जो बात अभय जी कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टो अध्यक्ष हैं ही राहुल गांधी तो फिर फुल फ्लेजेड अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि देखिए ऐसा है, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो पावर तो चाहते हैं बट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये राहुल गांधी की पुरानी आदत रही है। तो इसीलिए जब 30 चुनाव हारने के बाद वो अध्यक्ष बने भी और उसके बाद भी लगातार हारे तो वहाँ से तो हट गए, पर पार्टी में अभी भी सारे शॉट्स वही कॉल करते हैं। जहाँ तक बात है आंतरिक चुनावों की, तो पार्टी में कभी भी आंतरिक चुनाव हुए नहीं है और जिन्होंने भी चुनाव लड़ने की इस व्यवस्था में भी कोशिश की उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया, चाहे
चाहे वो जितिन प्रसाद के पिताजी हो, अब वो कहेंगे जितिन प्रसाद को तो अकोमोडेट कर दिया, पर उनके पिताजी के साथ क्या किया गया, चाहे वो सीताराम केसरी हो, बेचारे पिछड़े वर्ग से आते थे, उनकी धोती के कुर्ते को सबको फाड़ कर उनको बाहर निकाल दिया गया धक्के मारकर परिवारवादियों के द्वारा, और चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, तो वो एक पहले प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस के थे पर जो गांधी परिवार के नहीं थे, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, भारत को इतनी उपलब्धियां दी, तो उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को कांग्रेस पार्टी के भीतर घुसने भी नहीं दिया गया। ये सारे तथ्य हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अगर तुमसे ना हो पाए तो कम से कम दूसरों को तो जगह दीजिए, चाहे वो पार्टी के भीतर हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी का स्पेस हो। क्या आज आम आदमी पार्टी उभर कर आ रही है गुजरात में, आम आदमी पार्टी कहीं और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, दिल्ली में चुनाव फिर से जीते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो विपक्षी पार्टी की तरह सामने आए? आज जो भी बीजेपी को चैलेंज आ रहा है वो रीजनल पार्टीज के द्वारा आ रहा है। आप देख लीजिए, टीआरएस ने उनको चैलेंज दिया तेलंगाना में, ओडिशा में उनको बीजू जनता दल ने दिया, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में दे रही है। जहां पे भी रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वहां से ही बीजेपी को चैलेंज आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां 1-to-1 फाइट होती है, गुजरात का आप उदाहरण ले लीजिए, आपको पता है गुजरात में लोकल और अर्बन और रूरल दोनों कितनी बुरी तरीके से हारी है कांग्रेस पार्टी। तो अगर कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पा रहा है और कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के परिवार से नहीं हो पा रहा है तो जगह तो खाली करो, दूसरों को आने तो दो। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं क्योंकि यहां पर कुछ अंग्रेजी विचारधारा और नेतृत्व को ज्यादा मानने वाले लोग बैठे हैं। ब्रिटेन में वहां पर लेबर पार्टी 17 साल तक पावर से बाहर रही कंजर्वेटिव्स के सामने। वहां पर मार्गरेट थैचर का भी स्टैचर नरेंद्र मोदी की तरह था, तो वहां पर लेबर पार्टी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी, वहां पर टोनी बेन को हटाकर टोनी ब्लेयर को लाया गया। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, दूसरे नेतृत्व को तैयार कीजिए और उनको आने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, अकाउंटेबिलिटी होने दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर 2022 का चुनाव अगर प्रियंका वाड्रा नहीं जिता पाती है, क्या प्रियंका वाड्रा रिजाइन करेंगी? क्या प्रियंका वाड्रा ने अभी तक कोई जिम्मेदारी उठाई है कि हार क्यों हुई उत्तर प्रदेश में? कितनी सीटें आई उनकी गठबंधन में? तो मैं पूछता हूं तहसीन, आप सही, एक वैलिड क्वेश्चन है और ये नहीं कि शहजाद पूछ रहे हैं इसलिए, लेकिन देखिए पार्टी है और आप लोकतांत्रिक पार्टी है, बिल्कुल कांग्रेस का लंबा इतिहास है, तो क्या जरूरी है कि राहुल गांधी ही या सोनिया जी ही उसकी कमान संभाले? अगर कोई नहीं हो रहा है उनसे तो कोई और योग्य नेता इतने बड़े काडर के अंदर नहीं है जहां पर उसे पार्टी की कमान दी जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, उसका उत्तर देता, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि शहजाद भाई कांग्रेस की आलोचना करते करते सडनली आरएसएस की आलोचना करने लग गए कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी विचारधारा और अंग्रेजी लोगों को फॉलो करने वाले, ये तो सिर्फ भारत के इतिहास में आरएसएस था और तो कोई था नहीं, तो आरएसएस की तारीफ कब क्यों, आरएसएस की आलोचना क्यों कर रहे थे शहजाद जी? मुझे समझ में नहीं आया, बट कोई बात नहीं, वो आरएसएस और उनका इतिहास तो जानते हैं हम। लेकिन हम आते जो तर्क की बात है, क्योंकि मन की बात हमेशा खोखली होती है, काम की बात में करता हूं जो जरूरी है। काम की बात यह है साहब कि देखिए, हम लोग कांग्रेस के वोटर्स हैं और हमारी श्रद्धा पूरी तरह से गांधी परिवार में है। अब आप इसको जरूर, आपका ये अधिकार है पूछना आप गांधी परिवार में श्रद्धा क्यों रखते। हम ये नहीं पूछते कि जो जितने भी भाजपा के अध्यक्ष बने वे आरएसएस से क्यों आते, आरएसएस के परिवार से क्यों आते, वहां से बाहर से क्यों आते, हम नहीं पूछते। आपको भी अधिकार ये प्रश्न हमको पूछने का, और हमारी श्रद्धा इस परिवार में है। आज भी नरेंद्र मोदी जी के पॉलिसीज के खिलाफ अगर कोई जमीन पर है वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और जहां तक सवाल है दूसरे नेतृत्व का, टोनी ब्लेयर का उदाहरण दिया शहजाद ने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। टोनी ब्लेयर को किसी ने नहीं रोका था कि वो जाकर इंग्लैंड में कैंपेनिंग करे। टोनी ब्लेयर छोड़ो, आज बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव, वो आज है पावर में, बोरिस जॉनसन गए थे एंटी ईयू वोट के खिलाफ, किसी ने नहीं रोका था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कंजर्वेटिव बुरी हालत में थी। लेकिन जो लोग आज कहते हैं कि राहुल गांधी को हटना चाहिए, वो लोग क्यों गुलाम बने हुए हैं कि वो आसाम में नहीं जाते और कैंपेनिंग करते? वो लोग क्यों तमिलनाडु में जहां पे उनके रिश्ते अच्छे थे नहीं जाते कैंपेनिंग करने के लिए? वो तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे ना तमिलनाडु के, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी का क्या किया? आज आप प्रियंका गांधी पर प्रश्न उठाते हो, आप वाजिब है प्रश्न उठाइए। आज वो आसाम गई, आसाम हम जीत रहे। आप ये नोट कीजिए, नॉर्दर्न आसाम में कुछ बदल गया है। अपर आसाम की नहीं, नॉर्दर्न आसाम की बात कर रहा हूं। यूपीए लीड में नॉर्दर्न आसाम में, आसाम में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। इसे नोट कीजिए, मैं काउंटिंग मैं तो बधाई दे देता हूं नोट करने के साथ। अच्छी बात है। प्रियंका गांधी पर आप आलोचना कीजिए, आपका अधिकार है।
आपका अधिकार है, लेकिन मैं भी पूछता हूं ना, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे केरला? डर रहे क्योंकि वहां पे बीजेपी का कोई वहां पे कोई बेस नहीं है, नहीं जीत सकती है बीजेपी। तो देखिए, इस तरह की हम बातें करें उसमें कोई मतलब नहीं है। हमारी श्रद्धा गांधी परिवार में, हम उनको वोट देते। आपकी श्रद्धा आरएसएस में, गांधी परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया, आरएसएस ने इस देश को बात गांधी परिवार की नहीं है। देखिए, गांधी परिवार से कांग्रेस है या कांग्रेस से गांधी परिवार है, आप क्या कहेंगे? हमारी श्रद्धा है उनमें, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए है, हमारी श्रद्धा है उनमें। आपको जो सोचना है सोचिए, श्रद्धा है हमारी श्रद्धा उनमें, बिल्कुल है बात है, लेकिन अंततः है तो पार्टी ना। और चाटी टोक कर कहते हैं हम गांधी परिवार को वोट देते। नहीं, वो अच्छी बात है तहसीन जी। मेरा सवाल उसी कांग्रेस पार्टी के लिए है जिससे गांधी परिवार संबंध रखता है। आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है। नो बट वोट जा रहा है गांधी परिवार को, नो इफ नो बट। सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूं, नो इफ एंड बट। वोट है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के लिए। हम हारते चुनाव मान लिए, लेकिन हम वोट उस परिवार को नहीं, मैं भी कहूंगा तहसीन भाई, ऊंचे स्वर में बोलने से बात बनेगी नहीं। मैं तो जो आपसे पूछ रहा हूं वो बताइए ना कि गांधी परिवार से कांग्रेस है, कांग्रेस से गांधी परिवार है। पार्टी बड़ी है कि परिवार बड़ा है? नहीं, मैं कह रहा हूं हमारा वोट गांधी परिवार के लिए। हाँ जी शहजाद, चलिए 10 सेकंड शहजाद, फिर ब्रेक लेते हैं। गांधी परिवार के लिए ठीक है, 10 सेकंड, मैं केवल 10 सेकंड लूंगा। जिस बात को तहसीन बोल रहे ना, मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा, ये अंधश्रद्धा है। अगर एक व्यक्ति अमेठी में, आपके कांग्रेस के वोटर जो कह रहे, करोड़ों लोग जो चाहते हैं राहुल गांधी को, अमेठी में कहां भाग जाते हैं? वहां पे उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया? ये श्रद्धा को अपने मन में रख के कि राहुल गांधी को जिताना है। वायनाड तक उनको भागना पड़ा। और ये देखिए, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं एक फैक्ट वाले, और ये जवाब इमोशनल दे रहे हैं। अब मैं इनको एक और सवाल पूछता हूं, बंगाल आप अभी तक क्यों नहीं जा पाए राहुल गांधी? लेफ्ट के साथ आप गठबंधन बंगाल में करते हो और केरल में आप उनके खिलाफ लड़ते हो। ना वैचारिक कंसिस्टेंसी है, ना लीडरशिप की कंसिस्टेंसी है। यहां पर आकर केवल बीजेपी में ये खराब है। नहीं, अब ठीक है, अभी मुझे ब्रेक लेना होगा। अभी मुझे ब्रेक लेना होगा। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद यही बात करेंगे कि जिस जगह इस वक्त कांग्रेस खड़ी है, क्या वहां से उसका रिवाइवल संभव है तो कैसे होगा, कितना वक्त लगेगा, क्या कभी एक प्रतिपक्ष की फुल भूमिका में, अगर फिलहाल इस भूमिका में कांग्रेस उस रोल को निभा पाएगी, आगे कांग्रेस क्या खुद कभी उन चीजों को कर पाएगी जिसकी वो बात कहते हैं, दुहाई देते हैं? तो ये सारे प्रश्न एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज बात हो रही है कांग्रेस की, क्योंकि चाको साहब ने पार्टी को कह दिया अलविदा, तो एक दरार और पार्टी में दिखाई देती हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दरारें दरक दरक के और बड़ी हो जाएंगी और कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगेगा, या कांग्रेस के लिए रिवाइवल के भी कोई चांस? अब इस पे फोकस होगा। फटाफट मैं अपने अतिथियों से जवाब चाहूंगा क्योंकि अब समय रहेगा कम। सतीश जी, क्या यहां से आज जहां पर कांग्रेस खड़ी है, आपको उसके रिवाइवल से मेरा मतलब है कि कांग्रेस एक सशक्त या तो विपक्ष की भूमिका में उभरे, या एक ऐसी पार्टी जिसकी डेमोक्रेसी में एक जगह हो और जो अपना रोल बखूबी निभाए, उस तरह की पार्टी को देखने में हमें कितना वक्त लगेगा? ये हो पाएगा या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस में एक चर्निंग चल रही है, लेकिन उसके साथ इफ एंड बट्स बहुत है। इन्होंने अपने चाल चरित्र में परिवर्तन नहीं किया तो और जमीन दोज होंगे, ये बात भी उतनी सही है। लेकिन जब मैंने कहा चर्निंग की बात, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने कई बहुत सशक्त मुद्दे उठाए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको बैकअप करने के लिए पार्टी है ही नहीं। वो मैं बार बार कहता हूं, लुटियन जोन से बाहर जाती ही नहीं पार्टी। तो जहां तक उस इश्यूज का बात है, पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स में रहेगा इस पार्टी में, चाहे उस पार्टी में, इतिहास में, चाहे ब्रिटेन में, है कि नहीं? जुगलबंदी भी चलती है, बट वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर इश्यूज पॉलिसीज के ऊपर अगर ये पार्टी टिके और अपना जो एक जनाधार संगठन वगैरह ठीक करे और उस इश्यूज को उठाए, कंसिस्टेंसी के साथ उठाए, जिसका जिक्र पहले हुआ, तो क्यों नहीं उठ सकती? जी ठीक है, उठी भी। कांग्रेस में तो कई बार, क्या हम समझते हैं 50 बार टूट हो चुकी है। जी, तो आलोक जी, क्या इस बार पार्टी को अपने रिवाइवल के लिए गांधी परिवार का मोह छोड़ना होगा, या अभी भी रिवाइवल के लिए सब वहीं देखेंगे? देखिए, गांधी परिवार के बिना तो आज की तारीख में तो बहुत मुश्किल है,
ये है कि वो अपने साथ समानांतर, जिसको कहते हैं भाई आपने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया या पहले केसरी जी को बाद में उनको हटाया, मनमोहन सिंह को तो आपने आज भी बना रखा है ना। तो उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में कई वर्ष तो लगेंगे निश्चित रूप से, आज जो तारीख है। और दूसरा सबसे बड़ा विपिन जी एक खतरा जो लग रहा है, जो लोग जैसे कांग्रेस को जो नज़दीक से उनके समर्थक कहिए पार्टी में हैं और बाहर भी, उनको सबसे बड़ा क्या लगता है कि आप किसके साथ समझौता कर रहे हैं। आप बंगाल में जहाँ कल चुनाव है वहाँ पर उससे समझौता कर रहे हैं, सिद्दीकी एंड कंपनी, जिसके साथ जिस पर जो बाकायदा पब्लिकली बोलता है कि 30 करोड़ लोगों को वायरस हो जाए और मर जाएं, तो उसके साथ मैंने कम्युनल आधार पर, ठीक है, सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी भी किसके साथ समझौता करती है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। कांग्रेस से अपेक्षा नहीं है। चौधरी जो इस समय लोकसभा के नेता और पार्टी के महाअध्यक्ष हैं, इंदिरा गांधी ने उनको जेल में रखा था इमरजेंसी के समय। तो आप उन सब लोगों को महत्व देते हैं, और जो ज़मीनी काम किए, जो यूथ कांग्रेस से आए, जिन्होंने इतना ज़िंदगी लगाई, और जो शहर शहर गांव गांव में पार्टी यदि दो ही है ना, बीजेपी कांग्रेस। लेकिन अब क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस, देखिए यदि वहाँ समझौता करना था सीपीएम की बजाय, क्या ममता से नहीं कर सकती थी कांग्रेस? भाई वो तो आपके ही घर की बहन थी। यदि ज़्यादा ही लड़ाई लड़ना था तो तब तो कांग्रेस रिवाइवल होती, सीपीएम के साथ बैसाखी बना करके। आप बताइए ना, करात और सीताराम येचुरी वोट दिलाएंगे कांग्रेस को? आप इतना हास्यास्पद लगता है, वो अपना ही कोई चुनाव नहीं जीत सकते। पार्टी है बड़ी उनकी, वो दंगा फसाद जो भी झगड़ा या जो काम करने वाले लोग हैं, सीपीएम का वहाँ वर्चस्व था, लेकिन आप उसके साथ समझौता किए। तो गठबंधन में भी गलत लोगों से समझौता करती है। तेजस्वी यादव, लालू यादव जेल में बैठे हैं, कांग्रेस भागवत आजाद के बाद और जो कांग्रेस का सरकार खत्म करने के बाद जो बने हैं, आज आप उनके गोद में जाकर बैठ रहे हैं कि भैया आपकी कृपा चाहिए हमको, या उनसे फिर लड़ाई हो जाती है। तो जो लड़ते थे पूरी परंपरा पार्टी की, तो पार्टी के लोग तो बर्बाद हो रहे हैं ना। इसलिए कैसे होगा ये मुझे आज कोई हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन अभी पूरी पार्टी ही तय कर सकती है उसे कितना बचना है। वरना कांग्रेस के कई टुकड़े हुए हैं, एक छोटी पार्टी होती है। बलराज बलोक ने भी एक जनसंघ अलग से रख लिया था, तो एक आदमी की पार्टी हो सकती है। सुरेंद्र स्वामी की एक आदमी की पार्टी है, तो राहुल गांधी भी एक पार्टी मतलब बना सकते हैं। सुरेंद्र स्वामी अब तो बीजेपी में आ गए, पहले तो वन मैन पार्टी थी उनकी। तो इस तरह से राहुल गांधी यदि करेंगे तो अल्टीमेटली वो बहुत सीमित हो जाएगा। राज्यों में रहेंगे, गहलोत रहेंगे, कमलनाथ रहेंगे। कमलनाथ को कितना अपमानित किया गया लोकसभा में। उनको मनमोहन सिंह उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे जब मंत्री थे, उनको डिप्टी लीडर नहीं बनाया गया, खड़गे साहब को बना दिया गया। उत्तर भारत में चुनाव जीतना चाहते हैं आप, और ठीक है, बाद में चूंकि वो चुनाव जिताने के लिए उनको भेजा गया कि पैसा खर्च कर सकते हैं, कहीं से जुटाएंगे या खुद खर्च करेंगे, तो सबको निगलेक्ट किया गया। वो बोल नहीं सकते, क्योंकि जाए कहाँ कमलनाथ 70 साल की उम्र के बाद। संकट ये है, जो नहीं जा पा रहे हैं वो मुसीबत पे फंसे हैं, वो बोल नहीं सकते पब्लिकली। हम और आप ही उनकी आवाज उठा रहे हैं। जी जी, अभय दुबे साहब, तो क्या कांग्रेस के लिए बॉटम बन चुका है? देखिए, जो मोदी सरकार है इस वक्त एक खास तरह के संकट में फंसी हुई है। अपने दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा संकट ही है, राजनीतिक संकट है। दिल्ली की सीमा 3 तरफ से घिरी हुई है और मोदी सरकार के पास इस समस्या का इलाज नहीं है। विदेश नीति का संकट है और साथ में आर्थिक नीति का संकट है। ऐसे समय में कांग्रेस के पास ये एक बनी बनाई परिस्थिति है जिसमें वो चाहे तो सक्रिय हस्तक्षेप करके मोदी सरकार को और परेशानी में डाल सकती है। कांग्रेस इस परिस्थिति का लाभ उठाने में अक्षम है, लेकिन जमीन तैयार है। केवल कांग्रेस को अपने आप को एक सक्रिय कार्यकारी अध्यक्ष देने की आवश्यकता है। एक ऐसा अध्यक्ष जो हर समस्या का संज्ञान ले, दस्तंदाजी करे और उस संगठन के अंदर की समस्या को हल करे। राहुल गांधी घूम घूम कर कांग्रेस की तरफ से मोदी को जवाब देते रह सकते हैं, लेकिन एक वो कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? ठीक उसी तरीके से जैसे कि मनमोहन सिंह एक कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। अगर कांग्रेस ऐसा कर लेगी तो वो मौजूदा परिस्थिति का ज्यादा राजनीतिक लाभ उठा पाएगी। जी, तो तहसीन साहब, अब इतने सारे सवालों के साथ आपके पास कि क्या एक्शन प्लान है? आप ही बताइए। आप जो कह रहे थे और तमाम चीज निष्ठा सब अपनी जगह, लेकिन क्या एक्शन प्लान है? यहां से कहां जाएगी कांग्रेस और कैसे रिवाइव करेगी? ये क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब मुल्क में माहौल बदल रहा है। जैसे मैंने बताया आसाम, जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस जीत रही आसाम। तो ये इस तरह के जो अटकलें लगाए जा रहे, इस तरह के जो बैरियर्स लगाए जा रहे ताकि राहुल गांधी ट्रिप हो जाए, ये समझ में आ रहा है, क्लियरली अब समझ में आ रही है बात। लेकिन इसमें मैं अब इसमें कोई वो नहीं करूँगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। लेकिन आलोक जी की एक बात का मैं जवाब देकर अपनी बात को समाप्त करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत आरोप लगाए। आलोक जी, जब कैप्टन साहब बीच में बेगुजर गए, उनके जो फ्यूनरल में मैं खुद वहाँ पर था, प्रियंका जी, रॉबर्ट जी, राहुल जी, मैं, हम लोग साथ में खड़े थे और कमलनाथ जी पीछे से आए।
राहुल जी हटे, कमलनाथ जी को आगे लाए, साथ में खड़े, क्योंकि सिक्योरिटी थी पीछे, बाकी सब लोगों को रोका था, हम लोग वहां खड़े थे, उनको लाया, हाथ पकड़ते लाए। रॉबर्ट जी ने, मैंने देखा किस तरह से कमलनाथ जी को लेकर गए। आप, बहुत आसान होता है कहने को कमलनाथ जी का अपमान किया, ये किया, वो किया। देखिए तहसीन भाई वो बात रेफरेंस में बोल दी। मैंने तो आपसे बड़ा सवाल पूछा कि कांग्रेस यहां से क्या एक्शन प्लान के साथ खुद को रिवाइव करेगी। एक इसलिए आप बड़े सवाल पर बात जरूर कीजिए, लेकिन ये छोटे छोटे रेफरेंस से एक रॉन्ग परसेप्शन बनता है। और रॉन्ग परसेप्शन कैसे बनता है, मैंने क्लियर किया बात, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था। रॉबर्ट जी ने लोगों को हटाया, कमलनाथ जी को लिया। सुनिए ना, मेरी बात खत्म होने दीजिए ना। मैं इतने लोग मेरे खिलाफ बोले, खत्म होने दीजिए ना। उसमें कोई आपके खिलाफ नहीं, खत्म होने खिलाफ मेरी बात। तो उनको नहीं, अरे ये कोई बात नहीं हो रही ना, मैं अपनी बात रख दूंगा, दर्शकों को सुनने दीजिए। क्यों आप रोक रहे हो? तो देखिए, ऐसा उनको अंदर लिया सिक्योरिटी का होता है, लेकिन आप वो विजुअल प्ले अब भी नहीं करोगे। आपके पास वो विजुअल है जो अमित शाह जी, नड्डा जी का हाथ पकड़ते धक्का मारते उनको बीजेपी। अगली बार आप शो में आएंगे तो मैं निकलवा के रखूंगा। अगली बार आप शो में आएंगे तहसीन भाई, मैं निकलवा के रखूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। नहीं, आप प्ले कीजिए, मैं रुकता हूं, 1 मिनट का एक्सटेंशन दीजिए, प्ले कीजिए ना। है आप में हिम्मत? क्योंकि बीजेपी, मैं कह तो रहा हूं आपके लिए निकाल के रखेंगे। आज तो समय समाप्त होने वाला, 49 हो चुका है, लेकिन आपके लिए निकाल के रखेंगे, कर देंगे। लेकिन उससे हासिल क्या होगा? आप मूल सवाल से तो नहीं जवाब दे रहे हैं, भटक रहे हैं। मूल सवाल ये है कि हमें श्रद्धा गांधी परिवार में है। अरे ये हो गई सर बात, अच्छी बात है, लेकिन आप आगे कैसे जाएंगे? जो ये बिखराव हो रहा है, G23, चाको, तमाम चीजें, इससे आपकी पार्टी अस्थिर, कमजोर हो रही है। आप कैसे मुकाबला करेंगे? है वो G23 नहीं है, जो भी है सर, 8 है। मिलिन उसमें नहीं है, शशि थरूर मिलिन नहीं है, शशि थरूर नहीं है, पृथ्वीराज चौहान नहीं। मैं कह रहा हूं एक आदमी भी है, एक आदमी भी है, तो आप उसकी चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे। ये कांग्रेस है, गंगा की तरह है, इसीलिए साथ में लेकर चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मां गंगा का अपमान करें। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, रंग से राजा बनाया, उस पार्टी का आपको सम्मान करना होगा। बिल्कुल, पार्टी का सम्मान, असली सम्मान तो यही है ना कि पार्टी लॉन्ग लिव हो, आगे बढ़े, उसका भविष्य सुंदर हो, चाहे उसमें किसी की भी बलि चढ़े, कुछ भी हो। पार्टी बड़ी है, जिंदा रहे, देश को आगे लेकर जाए, यही तो हम बोल रहे हैं। पार्टी सबसे बड़ी है, बिल्कुल तहसीन, पार्टी सबसे बड़ी है, और उसमें हम श्रद्धा गांधी परिवार में रखते हैं। बिल्कुल बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन यहां कांग्रेस के लिए बड़े सवाल हैं। उसके दिग्गज नेता ही उसके खिलाफ खड़े हैं। आज चाको साहब का नाम है, कल कोई और आ सकता है। कांग्रेस को अपने रिवाइवल के लिए अब यहां पर असल, जो थोड़ी देर पहले सतीश जी ने बोला था ना कि अगर जमीन पर उतरकर काम नहीं किया तो पार्टी को जमीन पर आने में देर नहीं लगेगी, और वो ऑलमोस्ट जमीन के ऊपर है। तो बनिस्बत कि कहीं और क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, किसने क्या करा, किसने किसका हाथ पकड़ा, पहले अगर घर की तरफ देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस देश को लोकतंत्र के अंदर मजबूत पार्टियां चाहिए, चाहे वो इस समय प्रतिपक्ष में हो, पक्ष में हो, जहां भी, तभी हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ेगा और वैसा रहेगा जैसा हम उसे चाहते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।